क्वेश्चन 81, 23 अक्टूबर 2020 को डाक विभाग संचार मंत्रालय के द्वारा संयुक्त राष्ट्र की कौन सी वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 75वीं वर्षगांठ पर। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट 23 अक्टूबर 2020 को जारी किया गया। विशेष बात क्या है कि डाक विभाग ने इससे पहले वर्ष 1954 में, 1985 में और 1995 में संयुक्त राष्ट्र के क्रमशः 9वें, 40वें और 50वें वर्षगांठ पर भी इसी तरह के डाक टिकट जारी किए गए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 82, अक्टूबर 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के अस्थायी परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, IIT रोपड़। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। ठीक है, IIT रोपड़ के निदेशक प्रोफेसर सरित के दास हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, बस आपको इतना ही याद रखना है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के अस्थायी परिसर को राष्ट्र को जो समर्पित किया है वो कौन सा है? तो IIT रोपड़। क्वेश्चन नंबर 83, 25 अक्टूबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सीमा सड़क संगठन दैट इज BRO द्वारा निर्मित सड़क राष्ट्र को समर्पित किया है? तो सीमा संगठन द्वारा जो निर्मित सड़क है वह सिक्किम राज्य को समर्पित किया गया है और ये जो सड़क है वह NH 310 से संबंधित है। इसकी जो लंबाई है वह लगभग जो है आपको 19.5 यानी 19.350 किलोमीटर जो है। ठीक है, इसके निर्माण से न केवल रक्षा तैयारियों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 84 है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बच्चों की देखभाल से संबंधित अवकाश में सुधार से संबंधित घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन से कथन सत्य हैं। पहला दे रखा है कि इससे संबंधित घोषणा 26 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत पेंशन एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। दूसरा है कि घोषणा के अनुसार सरकार के पुरुष कर्मचारी भी अब बच्चों की देखभाल से संबंधित अवकाश के हकदार होंगे। ऑप्शन तीसरा है कि यह प्रावधान जो है केवल उन पुरुष कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा जो एकल पुरुष अभिभावक हैं। तो इसमें से बताना है तीनों कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो गाइस जो इसका करेक्ट आंसर है वो है उपयुक्त सभी, यानी तीनों के तीनों जो कथन हैं वह सही हैं। क्वेश्चन नंबर 85, 5 नवंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय सातवादनम कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम है? अंतर्राष्ट्रीय सातवादनम कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एम वेंकैया नायडू, भारत के उपराष्ट्रपति। आयोजन जो करता रहे कार्यक्रम की वो डॉक्टर मिदसानी मोहन। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि सातवादनम जो कार्यक्रम है इंटरनेशनल, यह 5 नवंबर 2020 को इसका शुभारंभ किया गया है। और ये सातवादनम क्या है? तो यह एक रोचक साहित्यिक गतिविधि है जिसमें क्लिष्ट साहित्यिक पहेलियों को हल करना, कविताओं को सुधारना और ऐसे कई कार्यों को एक साथ करने की एक व्यक्ति की क्षमता की परीक्षा करना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 86, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य में रोपैक्स टर्मिनल, क्या नाम है? रोपैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, गुजरात राज्य में। विशेष क्या है कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हजीरा तथा घोघा के बीच रोपैक्स फेरी सर्विस को हरी झंडी दिखाई। कहाँ पे? तो हजीरा तथा घोघा बीच पे। ठीक है, हजीरा तथा घोघा के बीच में। लाभ क्या होगा? इससे बेहतर कनेक्टिविटी के साथ व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 87, 7 नवंबर 2020 को किसे मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पद की शपथ दिलाई गई है? द करेक्ट आंसर इज, इनका नाम है यशवर्धन कुमार सिन्हा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नए मुख्य चुनाव आयुक्त शपथ ग्रहण की तिथि 7 नवंबर 2020 शपथ दिलाया गया है। तो मुख्य चुनाव, आपको यहाँ से थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नॉलेज भी मिलेगी कि मुख्य चुनाव जो सूचना आयुक्त हैं इनकी जो
शपथ दिलाई जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, जो कि वर्तमान में रामनाथ कोविंद हैं। स्थान राष्ट्रपति भवन। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त का नाम क्या है? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा। ठीक है, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 88, 3 से 5 नवंबर 2020 के मध्य भारतीय सशस्त्र बलों ने किस द्वीप पर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास, नाम क्या है? बुल स्ट्राइक, इसका आयोजन किया गया? संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? बुल स्ट्राइक। तो बताना है आपको कौन से द्वीप पर है ये। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, टेरेसा द्वीप। ठीक है, कौन से द्वीप पर आयोजन किया गया? टेरेसा द्वीप पर बुल स्ट्राइक। आइए इस अभ्यास के संबंधित थोड़ा और देखते हैं। तो बुल स्ट्राइक जो है यह अंडमान और निकोबार द्वीप की जो है टेरेसा द्वीप पर जो है ये आयोजन किया गया 3 से 5 नवंबर 2020 के मध्य। सैन्य अभ्यास का नाम है बुल स्ट्राइक। अभ्यास में जो शामिल हुए रहे वो भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसैनिक। ठीक है, तो भारत की जो तीनों सेनाएं हैं वह जो है इसमें शामिल रहे बुल स्ट्राइक में, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप के टेरेसा द्वीप पर जो है आयोजन हुआ। इसका विशेष क्या रहा है कि इस अभ्यास में भारतीय सेना की पैराशूट ब्रिगेड, मरीन कमांडो फोर्स दैट इज मॉरकॉश और खोज बचाव में भाग लेने वाले सैनिकों ने भी इसमें भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 89, 7 नवंबर 2020 को भारत के मुख्य सूचना आयुक्त वाई के सिन्हा ने 3 नए सूचना आयुक्तों को पद की शपथ दिलाई। निम्न में से कौन जो है वो नए सूचना आयुक्तों में शामिल नहीं हैं? तो 3 शामिल होंगे, 1 शामिल नहीं है, उसको आपको एलिमिनेट करना है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राजीव दयाल इसमें शामिल नहीं है। बाकी हीरालाल समरिया, सरोज पुन्नानी और उदय कुमार महूरकर जो है शामिल हैं। तो इस तरह अब केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त सहित जो सूचना आयुक्तों की कुल संख्या है वह 8 हो गई है। यानी एक मुख्य जो है वो सूचना आयुक्त और जो है अन्य जो सूचना आयुक्त हैं उनकी संख्या जो है वह 7 है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 90, हाल ही में नीति आयोग की प्रमुख पहल दैट इज अटल इनोवेशन मिशन और रूस के सीरियस द्वारा एक वर्चुअल कार्यक्रम दैट इज AIM सीरियस इनोवेशन कार्यक्रम 3 लॉन्च किया गया। इसके संदर्भ में कौन से कथन सही हैं बताना है। 3 कथन दे रखे हैं कि इस कार्यक्रम को 7 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया और यह भारत और रूस के स्कूली छात्रों के लिए 14 दिवसीय वर्चुअल कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का आयोजन 7 से 26 नवंबर 2020 तक किया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहा गाइज वह जो है आपको बताना है कौन से कथन सही हैं। ठीक है, थोड़ा आगे पेज में है तो इसलिए आपको इसमें बताना पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइज वो ऑप्शन 1 और 2। ठीक है, यानी कथन 1 और 2 सही है, बाकी जो तीसरा कथन है वह गलत है, क्योंकि इस कार्यक्रम का आयोजन 7 से 26 नवंबर ना होकर के 7 से 21 नवंबर तक आयोजित किया रहा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं क्यों गलत रहा। ठीक है, कार्यक्रम की अवधि जो है वो 14 दिन रही। ठीक है, तो भारत और रूस के स्कूली छात्रों के लिए जो है ये विशेष कर रहा। ठीक है, इस 2 साप्ताहिक कार्यक्रम में 48 छात्र और 16 शिक्षक और संरक्षक। ठीक है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91, जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा अधिनियम 2020 के अनुसार जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा कौन सी होगी? क्वेश्चन नंबर 91, जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा अधिनियम 2020 के अनुसार जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा कौन सी है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं। जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा अधिनियम 2020 जो अनुमति मिली है और राष्ट्रपति द्वारा 26 सितंबर 2020 को मिली। जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं? तो कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी। ठीक है, तो कश्मीर है तो कश्मीरी हो जाएगी, अंग्रेज़ी कॉमन लैंग्वेज होती तो अंग्रेज़ी भी हो जाएगी, हिंदी अपने भारत से ले लो तो हिंदी भी हो जाएगी, कश्मीरी थोड़ा जो है वो उर्दू तो आप उर्दू ले लो। ठीक है, तो एक डोगरी, थोड़ा आप डोगरी याद रखना, बाकी आप गेस कर ले जाएंगे यहाँ की कश्मीरी भी होगी, उर्दू भी होगी, हिंदी भी होगी, अंग्रेज़ी भी होगी, डोगरी भी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितनी भाषाएँ हैं, 5 हैं। विशेष बात क्या है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के अनुसार जम्मू कश्मीर में
उर्दू बोलने वाले लोगों की जो संख्या है वह लगभग जो है 0.16% है, जबकि कश्मीरी बोलने वाले लोगों की संख्या 53.26% है। भाई स्थानीय लैंग्वेज है तो कश्मीरी बोलेंगे ही। जबकि डोगरी बोलने वालों की जो संख्या है वह 26.64% है और हिंदी बोलने वालों की संख्या 2.36% की है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बोलने वाली है वो स्थानीय भाषा कश्मीरी है, उसके बाद डोगरी है। ठीक है, बस आपको यहाँ पर इतना याद रखना है दोस्त कि जो भाषाएं हैं जम्मू कश्मीर की वो जो है 5 हैं: कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी। दैट्स इट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 92, हाल ही में जारी यूनिसेफ की रिपोर्ट। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, यूनिसेफ की रिपोर्ट है जिसके अनुसार बताया जा रहा है कि भारत में वर्ष 1990 से लेकर के 2019 के बीच 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु में कितने प्रतिशत की वार्षिक कमी दर्ज की गई है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको याद रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर गाइज वो है 4.5%। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि बाल मृत्यु दर यूनिसेफ की जो रिपोर्ट जारी की गई 2020, इसमें क्या है कि रिपोर्ट का नाम है बाल मृत्यु दर के स्तर पर रुझान रिपोर्ट 2020। रिपोर्ट जारी करता है यूनिसेफ, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग और विश्व बैंक समूह द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। ठीक है, तो बाल मृत्यु दर आपको याद रखना है। रिपोर्ट जो जारी की गई है इस पर वह यूनिसेफ प्लस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO प्लस संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या प्रभाग और विश्व बैंक समूह के द्वारा। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 1990 से 2019 के बीच 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो मृत्यु दर रही वह उसमें जो कमी देखी गई है वह 4.5% की कमी देखी गई है। तो इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसको ज़रूर याद रखना है। इसके साथ ही भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु की जो संख्या रही वह 1,25,00,000 से कम होकर वर्ष 2019 में 52 लाख रह गई है। तो खासकर जो पूछा जाने वाला जो पॉइंट है वो आपसे पूछा जाएगा कि प्रतिशत कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो 4.5% की। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में 5 वर्ष से कम आयु की जिन बच्चों की मृत्यु हुई उनमें से आधे बच्चों की जो मौत हुई है वह 5 देशों दैट इज नाइजीरिया, भारत, पाकिस्तान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और इथियोपिया में हुई है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 93, हाल ही में केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। तो 2 मंत्रालय का नाम चेंज किए गए हैं करंटली में, आपको याद रखना है। एक है मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, और एक है जहाजरानी मंत्रालय जिसका नाम बदलकर पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे, बाकी याद रख सकते हैं आप। ठीक है, आधिकारिक सूचना जारी की गई तो 10 नवंबर, ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको इतना याद रखना है कि जो जहाजरानी मंत्रालय का नाम क्या हो गया है, तो पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 94, केंद्र सरकार द्वारा भारत में तपेदिक दैट इज ट्यूबरक्लोसिस रोग को यानी TB को जो समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है वह किस वर्ष तक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर भारत में पूछा गया है तो वर्ष 2025 होगा। अगर वर्ल्ड का पूछा जाता है विश्व का जो टारगेट है वह वर्ष 2030 तक है। ठीक है, तो याद रखना है आपको वर्ष 2030। वर्ल्ड वाइड की अगर भारत सरकार की बात की जाए तो वर्ष 2025 तक TB को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। TB का अन्य नाम क्षय रोग TB। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तपेदिक क्या है, तो तपेदिक जो है एक गंभीर संक्रामक और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 95, सितंबर 2020 में SBI ने किस राज्य में महिला आत्मनिर्भरशील क्या है, थोड़ा ब्लर दिख रहा है इसके लिए सॉरी, महिला आत्मनिर्भरशील अचानी दैट जो वोमेन सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम नामक जो है कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है। तो यह किस स्टेट से संबंधित है जो कि SBI के द्वारा शुभारंभ किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है आपका आंसर असम। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।
शुभारंभ तिथि 19 सितंबर 2020। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अब बस आपको इतना याद रखना है कि महिला आत्मनिर्भरशील अचानी जो कार्यक्रम है यह असम राज्य में भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा चलाया गया है। इसका उद्देश्य है कि राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों के आर्थिक उत्थान के लिए ऋण प्रदान करना। विशेष बात यह है कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक विस्तार है। तो क्वेश्चन नंबर 96, सितंबर 2020 में किस राज्य सरकार ने किसानों की सहायता के लिए ई पीक पहाड़ी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य है किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाना तथा बेहतर उपज जो बाजार मुहैया कराना है। ना तो क्वेश्चन नंबर 97, 20 सितंबर 2020 को भारतीय सेना के द्वारा वार्षिक शिकारा रेस, कौन सी रेस है? शिकारा। इसका आयोजन किस स्थान पर किया गया है? भारतीय सेना के द्वारा शिकारा रेस का आयोजन श्रीनगर में किया गया है। तो इसका आयोजन जो स्थल रहा वो श्रीनगर, विश्व प्रसिद्ध जो डल झील है यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। तो आपसे यहाँ पर ये चीज़ निकल के आ रही, तो डल झील कहाँ है? तो श्रीनगर में। शिकारा रेस है क्या? तो इसके अंतर्गत डल झील में नौका दौड़ का आयोजन होता है वार्षिक रूप से। ठीक है। उद्देश्य है कि कश्मीर घाटी में पर्यटन को बढ़ावा देना। इसका आयोजन भारतीय सेना द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में 14,000 करोड़ रुपए के लागत की 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बिहार। कौन सा है? ऑप्शन बी, बिहार है। अच्छा, अभी एक और हम लोग पढ़ के आए हैं 9 राष्ट्रीय राजमार्ग का जो किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है, सीमा सड़क संगठन के। तो किस स्टेट से था वो? आपको याद आ रहा? कुछ नहीं याद आ रहा? तो वो जो था BRO जो सीमा सड़क संगठन द्वारा था जो कि राजनाथ ने किया था, तो वो था NH 310 था और वो सिक्किम राज्य से संबंधित था। ठीक है, 9 राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो ये किस राज्य से संबंधित है? बिहार से। ठीक है। इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं तो 9 राष्ट्रीय जो राजमार्ग है इसकी लंबाई 14,258 करोड़ रुपए लागत होगी। और यह जो है विशेष क्या है कि राजमार्ग परियोजनाओं में 3 बड़े ब्रिज और राजमार्गों को 4 लेन तथा 6 लेन में अपग्रेड किया जाना है। ठीक है। तो बस आपको यहाँ पर इतना ही याद रखना है कि जो इसका शिलान्यास किया गया है वो बिहार राज्य से संबंधित है। दैट्स इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 99, अक्टूबर 2020 में द्वितीय विश्व कपास दिवस पर किसके द्वारा भारतीय कपास के लिए पहला ब्रांड एवं लोगो जारी किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक है, जो कि वर्तमान में इनके पास केंद्रीय कपड़ा एवं महिला और बाल विकास मंत्रालय है। अन्य तथ्य आपको यहाँ पर देखना है, इंपॉर्टेंट तथ्य हैं दोस्तों, कि भारत का जो कपास है विश्व कपास व्यापार में कस्तूरी काटन के रूप में जाना जाएगा। द्वितीय विश्व कपास दिवस के अवसर पर घोषणा की गई है। कपास जो है वो कृषि से भारत के लगभग 6 मिलियन कृषक जुड़े हुए हैं। तो कपास कृषि से जो संबंधित कृषक हैं वो लगभग भारत के 6 मिलियन हैं। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट तथ्य है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य ये है कि भारत जो है वो कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जबकि उपभोक्ता के मामले में नंबर 1 पर है। ठीक है, यानी उत्पादक के मामले में दूसरे नंबर पर और उपभोक्ता के मामले पर पहले नंबर पर है। इंपॉर्टेंट तथ्य रहे 4 और 5 पॉइंट। ठीक है, भारत विश्व के कुल कपास उत्पादन का 23% उत्पादन करता है। पहला विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर 2019 को मनाया गया। तो दूसरा कब मनाया गया? 7 अक्टूबर 2020 को। यह जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के द्वारा शुभारंभ किया गया। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट तथ्य आपको याद रखना है दोस्त, इसका जो लोगो जो जारी किया गया है सिंपल सी बात है, यानी कपड़ा मंत्रालय के द्वारा, वस्त्र मंत्रालय जो है स्मृति जुबिन ईरानी के पास है, इन्हीं के द्वारा जारी किया गया है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नरेंद्र मोदी जी को नहीं लगाना है।
नहीं, बार बार जो है काफ़ी उद्घाटन शिलान्यास करते रहते हैं, तो लगा दिए, पता लगा गलत हो गया, तो ध्यान देना है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट तथ्य इसमें ये है कि भारत कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश और उपभोक्ता के मामले पर प्रथम नंबर पर है। साथ ही बस इसमें इतना ही याद रखना है। बाकी जो पहला विश्व कपास दिवस मनाया गया 7 अक्टूबर को, अगर पूछा जाता है किसके द्वारा मनाया इसका शुभारंभ किया गया है, तो आपको याद रखना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ना तो क्वेश्चन नंबर 100 है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा पर नीतियां बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? देश का पहला राज्य है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस, ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। दैट्स इट। बाकी जो तथ्य दे रखे हैं इसमें उतने इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको इतना ही याद रखना है कि पहला जो भारत का राज्य है वो है तमिलनाडु। ठीक है।